नमस्कार। न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर महापंचायत में आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। इन दिनों देश के कई हिस्सों में भयानक सूखा की स्थिति है। लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, फसल बर्बाद होने की स्थिति में है या बो ही नहीं पाए हैं, पशुओं को पानी नहीं मिल रहा है, चारा नहीं मिल रहा है। लेकिन पूरे देश में जिस बात पर बहस हो रही है वो ये कि जो लोग भारत माता की जय नहीं बोलते उनको भारत में रहने का अधिकार है या नहीं, जो लोग वंदे मातरम नहीं कहते उनको भारत में रहने का अधिकार है कि नहीं। यह एक विडंबना ही है कि जहां सूखा हो, जहां लोग मर रहे हों पानी के लिए, किसान आत्महत्या कर रहे हों, वहां ऐसे मुद्दों पर बहस हो रही है जिसके लिए शायद आज हमारे समाज में जगह नहीं होनी चाहिए। क्यों हो रही है ये बहस? चुनावों के पहले जो बहस हो रही थी वो कुछ अलग था, काला धन वापस लाया जाएगा। अब चर्चा नहीं हो रही है कि काला धन वापस आया कि नहीं, और तो और जो नहीं आया वो नहीं आया। आज देश के बाहर काला धन जा रहा है कि नहीं, इस पर कोई रोक टोक हुई है कि नहीं, इस पर भी चर्चा नहीं हो रही है। नौजवानों को रोजगार मिलेंगे, रोजगार की स्थितियां भी दिखाई नहीं दे रही हैं, इस पर भी चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा इस बात पर हो रही है कि राष्ट्रवाद क्या है, देशभक्ति क्या है, देशद्रोह क्या है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक मंजर देखने को मिला और उसके बाद कश्मीर तक पहुंच गया। क्रिकेट के नाम पर भारत और एक और देश के बीच मैच में जीत किसकी होगी, इस पर विवाद हो गया। जीत के बाद उत्सव मनाया जाए या नहीं, इस पर भी विवाद हुआ। आखिरकार ये विवाद क्यों हो रहे हैं? तो आज के महापंचायत में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि जो मुद्दे देश के सामने बहुत प्रमुख हैं उन पर चर्चा नहीं हो रही है, और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि देशद्रोही कौन है, देशभक्त कौन है। किस आधार पर तय होगा कि कौन देश को ज्यादा चाहता है। और इस चर्चा को शुरू करने के पहले मैं आज इसमें भाग लेने वाले लोगों से आपकी मुलाकात कराता हूं। हमारे साथ हैं श्री वी.के. सूरी साहब, आर्थिक और सामाजिक मामलों के विशेषज्ञ हैं। कमाल फारूकी साहब, ये भी सामाजिक मामलों के विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ नदीम जावेद हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ पत्रकार उर्मिलेश जी हैं और हमारे साथ हैं चंद्रभान प्रसाद जी। आप जानते ही हैं कि वो अपनी बेबाक राय के लिए पहचाने जाते हैं। और हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता कश्मीर से जुड़ रही हैं हिना भट्ट। स्वागत है, आप सभी मेहमानों का स्वागत है। चर्चा को शुरू करने से पहले जरा एक बार देखते हैं कि देश के जो बड़े नेता हैं वो देशभक्ति पर, भारत माता की जय पर और वंदे मातरम पर क्या कह रहे हैं। थोडासा काळ असा आलेला आहे की अरे भारत माता की जय म्हटलं पाहिजे, हे नव्या पिढीतल्या लोकांना सांगावं लागतं, शिकवावं लागतं, जे वास्तविक असायला पाहिजे, स्वाभाविक आणि स्वाभाविक अनुभवाचं चिंतन करताना त्याचा विकास झाला पाहिजे। त्या गोष्टी सांगाव्या लागतात, कारण असं म्हणू नका असं म्हणणारेही लोक असतात आणि ते जास्त दृष्टीला पडतात, ते जास्त ऐकू येतात। कहा कि मुल्क में ऐसे लोग हैं जो नारा नहीं लगाते भारत माता की जय का, उनको सिखाना पड़ेगा। मोहन भागवत साहब, मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? मेरे गले में चूड़ी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है भारत माता की जय बोलना। हिंदुस्तान
गोष्ट बोलायची आणि मग ह्याने एक फायनान्स केलेली 2 कार्टी जन्माला आलेलीच आहेत, ती ओएसी गळ्यावरनं सुरी फिरवली तरी भारत माता की जय म्हणणार नाही, हे महाराष्ट्रात फिरवतो. ओवैसी के लिए मैंने इतना बोला. कोई आदमी कहता है कि चाहे मेरा शीश कत्ल कर दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा. तो मैंने कहा इस देश में कानून का राज है, संविधान का हम आदर करते हैं. ये तो ये क्या हम तो सैकड़ों हजारों के शीश कत्ल कर सकते हैं. ऐसे लोगों को थोड़ा शर्म करनी चाहिए. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख कहते हैं कि वक्त आ गया है कि लोगों को बताया जाए कि भारत माता की जय कैसे बोलना चाहिए. ओवैसी कह रहे हैं कि गले पर चाकू रख दोगे तो भी नहीं बोलूंगा. और राज ठाकरे महाराष्ट्र नवनिर्माण समिति के नेता जो अपने बयानों के लिए ही हमेशा चर्चा में रहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र आओ चाकू रख के दिखा दूंगा. और तो और संत की श्रेणी में पहुंचे हुए बाबा रामदेव जी कहते हैं कि अगर कानून नहीं रोकता तो न जाने कितने लोगों को कत्ल कर दिया जाता. आखिर क्या है ये माजरा, क्या है? ये सारे नेता इस समय जो देश में सबसे महत्वपूर्ण बात है, पीने के पानी की कमी है, तालाबों पर बंदूकधारी रक्षक तैनात किए गए हैं, पानी लूटने की कोशिश हो रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उस पर बात नहीं करके ये देशभक्ति पर और वो भी नारे लगाने पर बात क्यों कर रहे हैं? लेकिन सब लोग ऐसा ही नहीं करते. एक और व्यक्ति को मैं इंट्रोड्यूस करूंगा. ये हैं स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य. जन एकता मंच नाम की एक संस्था बनाई है. जरा देखिए वो क्या कहते हैं. कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत समय से कहते आ रहे हैं कि मुसलमान भाई वंदे मातरम नहीं कहते, इसलिए वो देश के गद्दार हैं और नारे लगाते हैं कि अगर यदि भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है. ऐसे वंदना का अर्थ है स्तुति, और स्तुति ही पूजा है. इंसान जिसकी पूजा करता है उसी की वंदना करता है, और जिसकी पूजा नहीं करता उसकी वंदना नहीं करता. कण कण में भगवान है ऐसा मानने वाला हिंदू भारत माता की वंदना करके यानी वंदे मातरम कह के गर्व महसूस कर सकता है, गर्व महसूस करता है. लेकिन एक मुसलमान के लिए ठीक उल्टी चीज है. वो उसके लिए कितनी मुश्किल चीज है, इसकी दलील है कि मुसलमान होने की शर्त, मुसलमान बनने की शर्त है कि अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह. इसका अर्थ है कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं है, और मैं गवाही देता हूं कि हजरत मोहम्मद के अल्लाह के रसूल हैं. ये 2 गवाहियां हैं. ये पहली गवाही है कि अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं है. तो इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति, कोई भी मुसलमान परमेश्वर को छोड़ करके, अल्लाह को छोड़ करके किसी का आदर कर सकता है, किसी का सम्मान कर सकता है, प्रेम कर सकता है, लेकिन उसकी पूजा नहीं कर सकता. धन्यवाद लक्ष्मी जी, लक्ष्मी शंकराचार्य जी. आपने एक बात को सही पर्सपेक्टिव में रखने की कोशिश की, लेकिन हम इस राजनीति को, इस खेल को पूरी तरह से समझना चाहते हैं. मुझे इस वक्त धूमिल की एक कविता याद आती है. एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बोलता है न रोटी खाता है, वो रोटी से खेलता है. मैं पूछता हूं ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है. यानी राजनीति जब रोटी की बात होती है तो चुप हो जाती है. चंद्रभान जी, ये जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक कैंपेन चल रहा है. एक मुख्यमंत्री जिनके राज्य में कई जिलों की स्थिति बहुत खराब है, पानी नहीं मिल रहा है, पानी के लिए बंदूक निकाले जा रहे हैं. वो बार बार कहते हैं कि जो भारत माता की जय नहीं कह सकता वो भारत में रह नहीं सकता. आखिरकार ये क्या राजनीति है?
देखिए, यहाँ पर दो समानांतर रेखाएं चल रही हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम और भगवा। एक रेखा यह है जिसको जय हिंद, जनगण मन अधिनायक जय हो, और तिरंगा को एक वो रेखा है, उसको यह पहली वाली रेखा मानने के लिए ठीक से तैयार नहीं है। तो ये जो वंदे मातरम है, जो भारत माता है, यह कास्ट एंड पास्ट में रूटेड है, जाति और अतीत में, क्योंकि इस धारा का देश, इस धारा का राष्ट्र जाति के महल में रहता है। पर अभी क्यों उठाया जा रहा है? ये इसलिए हुआ कि 1914 का जो मैंडेट था, जो इलेक्शन था, वह मोदी सेंट्रिक था। लोगों ने प्रधानमंत्री जो आज हैं नरेंद्र मोदी साहब को वोट दिया कि ये विकास करेंगे, पर संघ परिवार ने यह समझ लिया बाय मिस्टेक कि यह मैंडेट उनकी विचारधारा का इंडोर्समेंट है। तो मैं समझता हूं कि जनगण मन, जय हिंद और तिरंगा को इन लोगों से जो है थोड़ा खतरा है। उनको खतरा महसूस हो रहा है। हिना भट्ट जी, अगला सवाल आपसे है। जो चंद्रभान जी ने कहा, बहुत साफ कहा कि वोट मिला था मोदी जी को विकास के लिए, और जो संघ परिवार है वो चाहता है एजेंडा को दूसरी तरफ ले जाना, और बीजेपी एक दुविधा में फंसी हुई है। कहीं ना कहीं से बीजेपी के सामने भी एक चुनौती जैसी स्थिति है। हाल में कश्मीर में भी एक विश्वविद्यालय में घटना हुई। इस संदर्भ में क्या लगता है आपको, क्यों ये बातें आज इतनी तेजी से जोर शोर से कही जा रही हैं? देखिए, बातें पहले भी रही हैं, बातें पहले भी होती हुई आई हैं। कश्मीर की अगर आप बात करें तो ये बातें पाकिस्तान का झंडा लहराना, हिंदुस्तान का झंडा लहराना, ये 20 साल से, सदियों से होता आ रहा है। अब ये है कि मुद्दा बीजेपी पे बंदूक तानी जाती है कि भारतीय जनता पार्टी जब से सेंटर में आई है, आरएसएस का अलग दोष दिया जाता है, पॉलिटिकल सिनेरियो अलग से कुछ दिखाया जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि इस पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आप जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, या आरएसएस की क्या सोच है। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हूं, मोदी जी के इन पे चल रही हूं, देख जैसे उनका मुद्दा है कश्मीर को लेके, पूरे हिंदुस्तान को लेके। तो मुझे नहीं लगता कि इसको इतना पॉलिटिसाइज करने की जरूरत है। ये मुद्दे पहले भी हो चुके हैं, अभी बहुत जोर शोर से सामने लाए जा रहे हैं। तो इनको रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है हिना जी, मैं फिर आपसे बात करूंगा, लेकिन उसके पहले फारूकी साहब, आपकी क्या राय है, क्यों ये मुद्दे इतने तेज हुए हैं? मैं समझता हूँ चंद्रभान भाई ने जो बात कही है ना, उसी को आगे लेकर आगे चलूंगा मैं, क्योंकि हकीकत बात यह है कि मुल्क में कांग्रेस से जो नाराज़गी थी, उनके जो आखिरी वाले यूपीए 2 से जो लोगों को उम्मीदें बंधी थी और उसमें वो नाकाम हुए, और मोदी जी ने जो जिस तरह के नारे लगाए, उससे लग ये रहा था कि भाई हिंदुस्तान की किस्मत तब्दील होने वाली है। और उसमें जवान जो ख़ास तरीके से हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसने भरपूर तरीके से बग़ैर किसी मज़हब के बुनियाद पर मोदी जी को एक नया हीरो समझकर अपना वोट दिया। और मोदी जी का जो पूरा जो उन्होंने आर्टिकुलेट किया था, जिस तरह से, जैसे आपने कुछ मुद्दे उसमें रेज किए, ब्लैक मनी का वापस लाना, कुछ लोगों को बहुत पॉपुलिस्टिक के 15 लाख रुपए हर हालत में ट्रांसफर हो जाएंगे, कुछ लोगों का ये था कि भाई जो जिन लोगों ने किया है उनके खिलाफ एक्शंस होंगे, और भी बहुत सारे, जैसे ये पता चला था कि साहब हम बस आते के साथ ही नौकरियों की भरमार लग जाएगी, लेकिन वो सब कुछ तो हुआ नहीं। मैं बस अब शॉर्ट कर देता हूं, वो तो सब कुछ हुआ नहीं। उसके बाद जो मोदी जी ने अभी तक, अगर आप देखेंगे मोदी जी का किरदार देखेंगे, तो मोदी जी ने अभी तक इस इश्यू के ऊपर कोई पॉजिटिव या निगेटिव बयान नहीं दिया है। लेकिन उनके बाकी जो सारे कुलीग्स हैं, जो कैबिनेट कुलीग्स हैं, जो उनके हमदर्द हैं, जो उनके असल में जिस फैमिली को बिलोंग करते हैं, जहां से वो निकल कर आए हैं, प्रचारक खुद भी रह चुके हैं, वो फैमिली पूरी तरह से एक दूसरे एजेंडे पर लगे हुए हैं।
उसके दो वजूहत हो सकती हैं। एक तो मोदी जी की उस वाले फ्रंट के ऊपर नाकामी, और दूसरी वो जो चंद्रभान जी ने कहा कि वो ये गलत फहमी में मुब्तला हो गए कि ये हमको हमारी विचारधारा की वजह से हुआ है। और इसमें बदकिस्मती की बात यह है कि वो चीजें डिस्कस की जा रही हैं जो कि हम, ऐसा नहीं है कोई नया टॉपिक डिस्कस कर, 100 साल से डिस्कस कर रहे हैं, और इसको बुनियाद बनाकर कुछ लोगों ने मुल्क को तकसीम करा दिया, कुछ चले गए, कुछ बाकी मुल्क यहां रह गया, उसके अंदर फिर डिवीजन करने की कोशिश कर। जाहिर सी बात है कि आजादी के पहले भी इस पर बहस चली थी कि वंदे मातरम का नारा ठीक है या नहीं है, यहां तक कि जो अल्लाह अकबर वो भी आजादी की लड़ाई का नारा हो या नहीं हो, इस पर भी बहस हुई थी। सूरी साहब, आखिरकार बात ये घूम फिर करके क्यों पहुंच जाती है कि जो भारत माता की जय कहता है वही भारत वो राष्ट्रभक्त है, और जो भारत माता की जय अपने धार्मिक कारणों से या किसी और कारण से नहीं कहता वो देशभक्त नहीं है? देखिए शैलेश जी, ये पेट्रियोटिज्म की तरफ जो जा रहे हैं हम, बहुत अग्रेसिवली हमारा देश जा रहा है, इसके पीछे फारूकी जी ने रखा जैसे कि ये एक जो असली मुद्दे हैं उनसे भटकाने के लिए कि हमारे को इनकन्वीनियंट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ग्रोथ के बारे में, जो सूखा है उसके बारे में, जो फार्मर्स की सुसाइड हो रही है उसके बारे में, उससे भटकाने के लिए ये किया जा रहा है, नंबर एक। नंबर दो, ये भारत माता की जय, मैं ये समझता हूँ कि जैसे हमारी माता है, ठीक है, सबको जय बोलनी चाहिए, लेकिन जैसे एक बेटा है वो सुबह अपने माँ बाप के पाँव छूता है तो उनका बेटा है, अगर वो कहे मैं पाँव नहीं छूता तो क्या वो बेटा नहीं रहेगा उनका? चलिए जरा ये युवा पीढ़ी जो है इनसे पूछते हैं कि अगर माँ बाप का पैर नहीं छुए तो क्या आपका पिता प्रेम या माता प्रेम कम हो जाता है? जोर से बोलिए। और क्या तरीका हो सकता है माँ को प्यार करने का या पिता को प्यार करने का? अगर हम ये बोल रहे हैं कि भारत माता की जय, इट डजंट मीन कि हम अपनी भारत की इज्जत करते हैं। वो तब सामने आएगा जब हम उस देश के लिए कुछ कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अगर दो हमारे क्योर्ट्स आ गए हैं, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत, अगर हम पेट्रियोटिज्म इससे नहीं आता, सामने आता है कि जब हम पॉजिटिविटी लाते हैं देश में। यानी सिर्फ जय कहना जो है वो देशभक्ति का प्रमाण नहीं है। और मिलेश जी, कहीं ना कहीं से नौजवान पीढ़ी इस बात को एक वानगी तो मिलती है कि इसको समझ रही है। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो समाज में नौजवान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, या जो मैं समझता हूँ कि जो पढ़े लिखे नहीं भी हैं, खासकर किसान मजदूर, वो सब समझ रहे हैं, बड़ा हिस्सा समझ रहा है। लेकिन जो नहीं समझ रहे हैं लोग, वो दरअसल इतने डोमिनेंट हैं, तमाम उनके पास साधन हैं अपनी बात को रखने के, कि उनकी बात सामने नहीं आ रही है। जो ये लड़की आज कह रही है, नौजवान ये कह रही है, वैसे ही इस देश के मजदूर, किसान, ट्राइबल्स, दलित सभी कह रहे हैं, लेकिन उनकी बातें नहीं आ रही हैं। तो जो पूरा नेशनल डिस्कोर्स है उसमें बहुत छोटे से लोग, बहुत कम संख्या के लोग पूरी तरह हावी हो गए हैं, पूरी तरह छा गए हैं। अब आप देखिए, मैं समझता हूं कि 2014 में जो बड़ी सफलता मिली सत्तारूढ़ दल को, वो निश्चित रूप से प्रगति विकास के नाम पर मिली थी, संघ के एजेंडे पर बिल्कुल नहीं मिली थी। ये बात और लोगों ने भी कही है। अभी कल की बात है, दिल्ली विश्वविद्यालय का एक कॉलेज है, देशबंधु कॉलेज, उसमें सेमिनार हो रहा है अंबेडकर कास्ट एंड सोशल जस्टिस। अंबेडकर की कास्ट और सोशल जस्टिस को लेकर क्या समझ रही है, इस पर कल एक सेमिनार हो रहा था, कल की बात है। और हुआ ये कि सेमिनार शुरू होते ही लोग वहां पहुंच गए भारी संख्या में, और उन्होंने शोर मचाना शुरू किया कि पहले भारत माता की जय बोलो, तब इसके बाद सेमिनार शुरू करो। अब बताइए आप, ये जो माहौल है, मुझे लगता है कि ये सरकार आने के बाद, मैं देखिए सरकार ने कुछ अच्छे भी काम किए हैं, लेकिन वो कभी अच्छे काम सामने नहीं आ रहे हैं। ये जो बुरे काम हो रहे हैं समाज में, खासकर संघ परिवार के संगठनों द्वारा, वही काम सामने आ रहे हैं। और शैलेश जी, बिल्कुल कंक्लूड करूंगा, हो ये रहा है कि दो जो बड़ा कंट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है इस परिवार का हमारे समाज में और डिस्कोर्स में, वो ये कि देश की एक बड़ी आबादी को देशद्रोही साबित कर दिया गया है। क्योंकि पहले 1 या 2 या 3 या 4 लोग देशद्रोही हुआ करते थे, जब हम लोग सुनते थे कि अमुक आदमी गिरफ्तार हुआ क्योंकि देश के खिलाफ जासूसी कर रहा था। अभी ऐसा लगता है कि 30-31% लोगों के अलावा जो देश में और लोग एग्जिस्ट करते हैं, वे सारे के सारे देशद्रोही हैं, जो
या तो इस पार्टी को वोट नहीं दिए थे, या जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जिनको इस तरह की विचारधारा में यकीन नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में 80 से लेकर और 82 करोड़ लोग, अगर परसेंटेज के हिसाब से लिया जाए, तो वो देशद्रोही कतारों में आ गए हैं। तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस सरकार का है या इस संघ परिवार का है कि उसने इस महादेश में पहले 1-2 देशद्रोही जो कभी कभी आते थे अखबारों में, अब 80-85 करोड़ लोगों को देशद्रोही साबित कर दिया है। बिल्कुल आपको बताऊं, एक ऐसा ही दिलचस्प किस्सा जयप्रकाश नारायण के सामने खड़ा हुआ था। वो तब जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था नेहरू जी की सरकार ने, और वो मुद्दा यह था कि उनको देशद्रोह का भी मामला उन पर थोपा गया था। जयप्रकाश नारायण ने दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक हर जगह जुलूस निकालने की योजना बनाई, प्रदर्शन करने की योजना बनाई कि अगर कश्मीर मसले को, डिस्प्यूट को हल करना है तो शेख का बाहर होना जरूरी है। उस समय यही परिवार दिल्ली में और कई जगह जयप्रकाश नारायण देशद्रोही है, जयप्रकाश नारायण गद्दार है, इसके लिए जुलूस निकाला था। और जेपी, लेकिन उर्मिलेश जी, कांग्रेस ने भी जेपी को गद्दार ही माना। मैंने कांग्रेस को शेख अब्दुल्ला को जेल में कर दी थी, मैं उसको कहीं वो नहीं कर रहा हूं। लेकिन हमारा ये कहना है कि ये जो आप अगर असहमत हैं तो आप देशद्रोही हैं। ये इतना खतरनाक डिस्कोर्स है कि इस देश के नौजवानों को, इस देश के समझदार लोगों को, इस देश के किसानों को, सबको बहुत बड़ा घाटा है। आप स्वयं बता रहे हैं कि सूखा महाराष्ट्र, जिस महाराष्ट्र में सरकार बीजेपी की है, वहां 3882 लोग 2015 में आत्महत्या किए हैं। सर्वाधिक आत्महत्याएं औरंगाबाद, लातूर और नासिक में हुई हैं, जहां सरकार तमाम तरह के धार्मिक सांप्रदायिक उत्सवों को आयोजित करने में लगी हुई है और यह परिवार लगा हुआ है। तो हमारा कहना है, कोई मुद्दे जनता के, आखिर उनको आप इस तरह भटका क्यों रहे हैं? जाहिर है कि जनता के मुद्दों को अलग करने की कोशिश हो रही है। जी आप बताएं। मेरा क्वेश्चन ये है कि भारत माता की जय मत बोलो, दैट इज़ ऑल राइट, मैं भी न्यूट्रल हूँ, सब कुछ न्यूट्रल है। लेकिन सर, जो एनआईटी श्रीनगर में हुआ कि पाकिस्तान का झंडा फहराया जा रहा था, तो क्या सर वो सही था? अगर यही काम हम पाकिस्तान में करते तो सर हमको अब तक फांसी हो जाती। ये सही तो नहीं था, लेकिन फिर भी यही पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में ये फर्क भी है कि यहाँ टॉलरेंस बहुत ज्यादा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत है। सर फिर ऐसा क्यों कहा जाता है? अगर टॉलरेंस है तो फिर ये क्वेश्चन कैसे आ जाता है कि इंडिया इंटॉलरेंट है? इंडिया इंटॉलरेंट हो सर, आप ही ने बोला कि टॉलरेंस है। सर फिर नेक्स्ट लोग, फिर बड़े बड़े लोग खड़े हो जाते हैं और कहते हैं इंडिया इंटॉलरेंट है। कहां से है? जब इंडिया, हम लोग जा रहे हैं, हम उसी तरफ जा रहे हैं जो हमारा डिक्टेटरशिप है, जहां पर ये कह दिया जाता है कि ये ठीक है, अगर तुम उसको ठीक नहीं मानते हो तो तुम गद्दार हो जाते हो। हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। ये प्रोग्राम जी नदीम जावेद साहब, बहुत बुनियादी सवाल इन्होंने उठाया। जी, अभी थोड़े दिन पहले ये भारत माता की जय की जगह यही चर्चा हो रही थी कि देश में असहिष्णुता बढ़ी है। एक एक्टर ने कह दिया कि उसकी पत्नी ने कहा कि थोड़ा डर लगता है, थोड़ी असहिष्णुता दिखती है, और उसके बाद पूरे देश में इस पर बवाल होता रहा। कई लोगों ने अपने पुरस्कार वगैरह भी लौटाए। तो घूम फिर करके एक ही तरह के नारे बार बार वापस लौटे। मुझे लगता है कि ये टॉलरेंस इंटॉलरेंस से बड़ी डिबेट है। एनआईटी के छात्रों ने वहां पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में क्रिकेट मैच था, और कुछ एक हिस्से ने वहां पर पाकिस्तान के झंडे, वेस्ट इंडीज का था, और वहां पर झंडे लहरा दिए। वहां पे एक बड़ा तबका छात्रों का निकला। एनआईटी में कोई साधारण छात्र नहीं पढ़ते, बड़े समझदार लोग जो कि एक बड़ा कंपटीशन बीट करके जाते हैं, वहां पे कैंपस में पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए। कश्मीर में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी के समर्थन और सहयोग से पीडीपी और बीजेपी की सरकार है। एनआईटी किसके अंडर में आता है? जो तथाकथित उग्र राष्ट्रवाद चला रहे हैं, जो दक्षिणपंथ चला रहे हैं, जो पूरी तरह से सबको कह रहे हैं कि भारत माता की जय बोलिए, उसके ठेकेदार बने हुए हैं, इनकी सरकार है। क्यों नहीं एक्शन लेते? वहां उनके उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के जाके बात करने को तैयार नहीं है, और जब जाने को तैयार हुए तो कह रहे हैं कि केवल मैं 4 छात्रों से बात करूंगा, उससे ज्यादा छात्रों से बात नहीं कर पाऊंगा। मैं समझता हूं कि राष्ट्रवाद के नाम पर और खासतौर से भारत माता के नाम पर भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और दूसरे उनके जो फ्रंटल संगठन है, वो एक तरह का माहौल बना रहे हैं। और जो आपने उर्मिलेश जी ने ठीक सवाल उठाया था कि जो बुनियादी सवाल है, वो 15 लाख रुपए का सवाल हो, वो 2 करोड़ हर साल रोजगार का सवाल हो, वो किसानों की एमएसपी का सवाल हो, ये सवालों पे चर्चा ना हो इसलिए हो रहा है। और देखिए, इन्होंने जो सवाल किया बहुत अच्छा है, सवाल है, लेकिन हम इस पर 2 बातें कहेंगे एनआईटी के बारे में। एनआईटी 2004 से करीब है, 2007 से पूरी तरह गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आया।
2007 से 2016 तक जम्मू कश्मीर के राजधानी में अवस्थित एनआईटी में एक भी ऐसी घटना नहीं घटती है। जो अभी घटना घटी है वैसी एक घटना वहां नहीं हुई। सवाल इस बात का है कि 2016 में अचानक ये क्यों हो गया। मैं जब मैच देख रहा था भारत वेस्ट इंडीज का, मेरे घर में स्वयं बहुत सारे लोग कह रहे थे, मेरा बेटा कह रहा था इंडिया जीतेगा, और जब वेस्ट इंडीज जीतता नजर आ रहा था तो मैंने कहना शुरू किया कि वेस्ट इंडीज लगता है अब जीत जाएगा। तो मेरा बेटा बहुत नाराज हो रहा था मुझसे। तो क्या मेरा बेटा मुझे देशद्रोही कह देता कि वेस्ट इंडीज के जीतते हुए या उसके अच्छे खेल को मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं। एक सेकंड देखिए, कश्मीर में मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई अच्छी टीम खेल रही है, कोई तारीफ उसकी कर रहा है, तो अचानक आप देशद्रोही करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर कश्मीर में जहां जिसकी अपनी एक इतिहास है, जिसकी नाराजगी भारत से रही है और उसके कुछ ऐतिहासिक कारण हैं, उसको जाने बगैर आप एक लाठी से यहां हाँक नहीं सकते सारे प्रदेशों को। उत्तर प्रदेश और बिहार की तरह नहीं है जम्मू नहीं कर सकते हैं, उसकी ऐतिहासिकता है। और एनआईटी एक लाइन एनआईटी में क्या हुआ कोई नहीं जानता, अंदर क्या हुआ, पाकिस्तानी झंडा फहरा कि नहीं फहरा। हम एक बात मान लेते हैं कि पाकिस्तान का झंडा जम्मू कश्मीर में फहराया जाता रहा है और ये कोई पहली बात नहीं है, अगर हुआ होगा तो भी। लेकिन उसको डील कैसे किया गया, वहां पर लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज जिन लड़कों पर हुआ वे सारे बाहर से गए लड़के थे जैसा बताया जा रहा है। अभी वहां पर केंद्रीय मानव संसाधन की टीमें भेज दी गई, वहां पर तमाम सीआरपीएफ अंदर उतार दी गई। सवाल इस बात का है कि रोहित वेमुला की आत्महत्या के बाद जब वहां पर आंदोलन हुआ आंध्र में, तेलंगाना के हैदराबाद में, कोई केंद्रीय मंत्रालय की टीम नहीं गई। और सुनिए वहां पर सुरक्षा जो दलितों की है, दलित लड़कों की, कभी नहीं की गई। उर्मिलेश जी, मैं जरा एक बार हिना जी से पूछता हूं। हिना जी, बीजेपी की सरकार है वहां, पीडीपी और बीजेपी दोनों साझा है, और पूरे देश में तो कहा जा रहा है। कभी महबूबा मुफ्ती जी से या उनकी पार्टी से पूछा आपने कि भारत माता की जय बोलेंगी या नहीं? कभी उनसे पूछा कि वंदे मातरम वो कहेंगी या नहीं? और जो कुछ वहां कॉलेज कैंपस में हुआ उसको रोकने में सरकार क्यों कामयाब नहीं रही? देखिए, पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी पे ये सीधे इल्जाम कि भारत माता की जय बोलने के लिए वो मजबूर कर रहे हैं, तो पीडीपी को क्यों नहीं बोलते हैं? आप कश्मीर की जो स्थिति है उसको पूरी देश की स्थिति के साथ मैच नहीं कर सकते हैं, कंपेयर नहीं कर सकते हैं। यहाँ की स्थिति और यहाँ के बाहर पूरे देश की स्थिति बिल्कुल अलग है। जो एनआईटी का मसला है, बिल्कुल वो गवर्नमेंट का जो टाइम था, बनने के 3 महीने का डेडलॉक टाइम था, उसके दौरान शुरू हुआ है। तो उसमें ना तो भारतीय जनता पार्टी बीच में थी, ना तो पीडीपी बीच में थी। वो बीच में हुआ, जो वो मैच शुरू हो गया तो वो हालात वैसे शुरू हो गए। ये इतना इसको क्रिटिकल जो हम बना रहे हैं, वैसे भी जितने बच्चे कश्मीर के बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, बाहर के स्टेट्स में भी ऐसी सिचुएशन अराइज हुई है, लेकिन ना तो उन पे ऐसे भारत माता की जय, ना वो बोलने के लिए किसी को मजबूर करे हैं, ना तो पाकिस्तान के झंडे वहां पे। लेकिन ये स्थितियां उठी हैं, आज तक होती आई हैं, और कश्मीर की जो स्थिति है वो देश के बाकी देशों से बिल्कुल अलग है। जी, आपने तो बिल्कुल सही कहा। फारूकी साहब, मैं आपके पास आता हूं, और पहले कुछ बच्चे यहाँ सवाल पूछना चाहते हैं। पीछे से आप जरा एक बार माइक पीछे। जी, एनआईटी किसके अंडर आता है, क्या है, जहाँ पे सर ये नारे लगते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। वहाँ आपके पार्टी के जाते हैं श्री राहुल गांधी जी, वहाँ गए, जाके उनके साथ खड़े हुए। सर वो आपको गलत नहीं लगता? पर ये चीज़ें सब आपको सर और सर 5 साल आप देख तो लीजिए पहले उन्हें, कि 5 साल काम तो कर लें सर, वो निकाल दीजिएगा। नहीं, देखिए ऐसा है कि नारा लगाया किसने था? सवाल इस बात का है कि अब अफजल का जो नारा है वो किसने लगाया? भारत सरकार के पास दिल्ली की पुलिस है, राजनाथ सिंह जी उसके गृह मंत्री हैं, उनके अंडर में पुलिस है। जिन्होंने नारा लगाया था कांग्रेस पार्टी और देश के तमाम राजनीतिक दल, तमाम बुद्धिजीवी, आराम जनता ये कह रही उनको गिरफ्तार करिए। आपकी सरकार है, आप उनको गिरफ्तार ही नहीं कर पा रहे। आप कह रहे कि आपने कन्हैया कुमार पे इल्जाम लगा दिया, आपने दूसरे लोगों पे इल्जाम लगा दिया, और सब ये साबित हो रहा है कि ये लोग शामिल ही नहीं थे। हमारा केवल इतना कहना है कि आपके पास सरकार है, आपके पास पुलिस है, जिसने भी भारत माता के इस अफजल गुरु का नारा लगाया है या भारत माता के बारे में कुछ भी कहा है,
उसको आप गिरफ्तार करिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक्शन लीजिए। किसने रोका? राहुल जी न केवल जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, देश के तमाम विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में घूमते हैं और आम छात्रों की लड़ाई लड़ते हैं। जिस प्रकार से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को तीसरे नंबर का विश्वविद्यालय दिया है, विश्वविद्यालयों में 1 नंबर पे, टेक्निकली तीसरे नंबर पर है, और ये एचआरडी मिनिस्ट्री ने किया है, जो इसकी मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी हैं। और मैं आपको जोड़ दूं, देखिए जेएनयू पर जो सवाल लोग उठा रहे हैं, आमतौर पे बुरा मत मानिएगा, ये वे लोग हैं जो जेएनयू में दाखिला लेने लायक भी नहीं है। राहुल गांधी ने अपने राजनीतिक जीवन का बहुत महत्वपूर्ण जो काम एक अच्छा किया, मैं कांग्रेस के आलोचक पत्रकार के रूप में जाना जाता रहा हूं और यूपीए सरकार की धज्जियां हम लोगों ने उड़ाई थी अपने कार्यकाल में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं राहुल गांधी ने बेमिसाल काम किया। रोहित वेमुला की आत्महत्या के बाद तत्काल तेलंगाना के उस विश्वविद्यालय में जाकर, जेएनयू जाकर, ये बड़े कदम राहुल गांधी ने उठाए हैं। मैं इस देश के लेकिन मैं तो इसकी तारीफ करता हूं। जेएनयू में जाना उनका इसलिए जरूरी था कि जेएनयू के बच्चों पर गलत आरोप लगाए गए थे। जिन लोगों ने वहां पर देश के खिलाफ नारे लगाए, वे मुंह बांधकर 4-5 लोग खड़े हैं, फोटोग्राफ्स दिखाई देता है। ये वे लोग नहीं है जो जेएनयू के हैं। ये कौन लोग हैं, इसकी शिनाख्त की जानी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, मैं यह भी अब कह सकता हूं कि मुझे तो लगता है कि जेएनयू को बर्बाद करने के लिए ये जानबूझकर 4-5 लोग कहीं से लाए गए थे वहां। सर, जब पुलिस वजह से जा उनको सकती गिरफ्तारी तो नहीं हो रही है। सर, मोदी को साइड हटाते हुए, राहुल गांधी को साइड हटाते हुए जो हाइप बन रहा है वो है देशद्रोह। अब आपके नजरिए में देशद्रोही है कौन, वो बताइए। आपको क्या लग रहा है? इस समय देशद्रोही भारत में वे लोग हैं जो 1925 में जो संगठन बना था, जिसका नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जो उसके राष्ट्रवाद को नहीं मानता, वो भारत में सभी लोग देशद्रोही हैं। तो सर उनको अब यहाँ पे कौन लाएगा? वो तो तब की बात है, हम अब का राइट नाउ। अब देशद्रोही वो है बेटे, ये पूछ रहे हैं, तब का तो अब हम कुछ कर ही नहीं देशद्रोही वो है जिसको ये नहीं पता लगता कि एक गरीब आदमी को खाने के लिए कैसे दिया जाए। 9 किसानों की मौत होती है हर रोज महाराष्ट्र में, और इतना सूखा पड़ा हुआ है, सब्जी चावल दाल खरीदने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं होते। लोगों को यह नहीं पता होता कि हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं। वो देशद्रोही हैं जो कि जनता का ध्यान नहीं रख पाए। मैं इसमें इंटरफेयर इसलिए करूंगा कि ये जवाब भी प्रतीकात्मक है, और जो राहुल जी के बारे में कहा गया वो एक्शन भी प्रतीकात्मक है। ठीक वैसे ही जैसे राष्ट्रवाद, भारत माता की जय और वंदे मातरम को जोड़ करके एक प्रतीकात्मक लड़ाई लड़ने की कोशिश की जा रही है। मैं महाराष्ट्र ले चलता हूं आपको, जरा मुख्यमंत्री जी से मिलिए और सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं इस वक्त, जब वहां 2 जिले ऐसे हैं जहां पीने के लिए पाणी भी नाही आहे। कुठल्या देशात होऊ शकतो की त्या देशामध्ये, आपल्या देशामध्ये काही लोक म्हणतात आम्ही भारत माता की जय म्हणणार, भारत माता की जय म्हणणार नाही, कोणाची जय म्हणाल? पाकिस्तान की जय म्हणाल, चीन की जय म्हणाल, अरे भारत माता की जय म्हणणार नाही असं काही लोक म्हणतात आणि त्यांच्या समर्थनार्थ या ठिकाणी काँग्रेसचे नेते पुढे येतात। भारत की व्यवस्था सनातन हिंदू धर्म की परंपरा देश से चली है और वेद कहते हैं माता भूमि पूर्वम कृपया, हमारी माता है, हम सबके पुत्र हैं। तो मुझे लगता है कि हर भारतवासी को भारत माता की जय कहने में गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी को भारत माता की जय बोल करने में संकोच हो रहा है तो मुझे ये लगता है क्योंकि उनको अपनी माँ के बारे में सही जानकारी नहीं। तो हम ऐसे ISIS वाली जैसी संगठनें हैं, उनका भी उतना ही विरोध करते हैं जितना हम RSS का करते हैं। लिहाजा ये मजहब की लड़ाई नहीं है। हमारे बीच में भी इस्लाम में दुनिया में कोई गलत काम करता है तो वो RSS से कम नहीं। क्या अब हमें प्रधानमंत्री के रूप में ISI एजेंट मिला है? जिस तरह से प्रधानमंत्री भारत विरोधी ताकतों के सामने सरेंडर कर रहे हैं, ये बहुत गंभीर मसला है। राष्ट्र विरोधी नारा लगाएंगे, उनको जबड़े को हम उखाड़ने की ताकत रखते हैं, ये हमको उनको बताने की आवश्यकता है। अब उसी तरह से आजकल एक दौर चला है, हम तो कभी कभी कहते हैं भारत माता की जय, हम लोग तो भारत माता की जय रोज बोलते हैं, क्या दिक्कत है? कोई जय हिंद बोलता है, कोई भारत माता की जय बोलता है, कोई वंदे मातरम बोलता है, सब बोलते। ये किसी के कहने से तो नहीं बोलेंगे। जितने नेता हैं उतने रंग हैं।
अलग अलग रंग दिखाई देंगे। मुझे फिर एक कविता याद आ रही है, रोटी नहीं तो क्या हुआ, संसद में जेरे बहस है ये मुद्दा। संसद में इस पर बातचीत हो रही है और जाहिर सी बात है कि लोगों को तब तक इंतजार करना चाहिए। वैसे संसद में भी आजकल इस पर बात नहीं होती है, रोटी के मुद्दे पर चर्चा नहीं होती है, यही देश भक्ति वगैरह की चर्चा हो रही है। चंद्रभान जी, मेरे मन में एक बच्चों जैसा सवाल है, बिल्कुल बच्चों जैसा। भारत दैट इज इंडिया, यानी इस देश का नाम भारत भी है और इंडिया भी है, तो अगर कोई इंडिया माता की जय बोले तो काम चलेगा कि नहीं चलेगा? मदर इंडिया। हमने तो ये कहा है, लिखा है कि मदर इंडिया और भारत माता दोनों एक ही चीज नहीं है। और मैं फिर से मैं आपको जरा अपने बचपन का अनुभव बताना चाहूँगा। बचपन में एज ए दलित मैंने जिन लोगों को जातिवाद प्रैक्टिस करते हुए देखा है, प्रायः ऐसे ही लोग वंदे मातरम और भारत माता का स्लोगन लगाते हैं। और छुआछूत होने का मतलब तो आप लोग शायद आप लोग शहर में पैदा हुए हैं। मैं अपने गांव के एक अपर कास्ट का जो सबसे अच्छा दोस्त था, मुझे जबरदस्त शादी में चलना ही चलना है, मैं शादी में गया और दलित गांव के जो थे मुझे अलग बिठा दिया गया कि आपने आपको वहां से शर्म की बात है, शर्म की बात है, बिल्कुल। जो अलग बिठाने वाले लोग हैं वही भारत माता की जय, वंदे मातरम और भगवा की बात करते हैं। उनको जय हिंद बोलने आता ही नहीं। बताइए कौन राष्ट्रवादी है? जाहिर सी बात है कि ये मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कोई इंडिया, अगर भारत कोई कहता हो कि मैं इंडिया का निवासी हूं, तो वो इंडिया माता है या नहीं है? मेरे मन में ये सवाल भी आ गया है। देश तो एक ही है, जाहिर सी बात है। एक सवाल और पीछे जी। आपने कहा कि जो दलित हैं या फिर जो ऊपर कास्ट के हैं, ये वो लोग हैं ऊपर कास्ट वाले जो बोलते हैं कि भारत माता की जय और वंदे मातरम की जय। मुझे तो लगता है कि ये वो लोग हैं जिनका पेट भरा हुआ है, मर्सिडीज से चलते हैं, जिनके पास करोड़ों रुपए हैं उड़ाने के लिए। ये वो लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। महाराष्ट्र में चले जाइए, सूखा पड़ा हुआ है, लोग खाने के लिए मर रहे हैं, पीने के लिए मर रहे हैं, बनाने के लिए पानी नहीं है। उनके पास ये मुद्दा है ही नहीं, उनके पास तो मुद्दा है कि पानी कहाँ से मिले। तो सर इस पर बहस होनी चाहिए। हम बार बार इस बात को भटका देते हैं कि ये जातिगत मुद्दा है, जो लोग अपर कास्ट के हैं या लोअर कास्ट के हैं वो लोग इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिनके पास पेट भरा हुआ है और पैसे हैं और सारे ऐशो आराम है, वो लोग इस तरह की बातें में ज्यादा सम्मिलित हैं। जी 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 फारूकी अच्छा जी, मेरा यह अपने जीवन का अनुभव है कि भारत माता वंदे मातरम बोलने कहने वाले लोगों का एक सोशल क्लास है और ये लोग बैंक में अकाउंट नहीं खुलवाते। चले जाइए दरियागंज, इनके पास चेकबुक नहीं होते, ये टैक्स नहीं देते और ये राष्ट्रभक्त हो गए। अरे कितना बड़ा मजाक है। पनामा पेपर्स वाले। जाहिर सी बात है फारूकी साहब। मैं अपने उस छोटे भाई की बात की तरफ चलूंगा। मैं समझता हूं शायद हम सब लोग इंतहाई अदब के साथ में आप सब लोगों से माफी मांगते हुए उस बच्चे की बात के ऊपर मैं कहूंगा कि शायद हम सब लोग जो है बहुत ही अनजाने में उनके इस जो नारे के ऊपर जो है ना खामाखाई में अपना टाइम खराब कर रहे हैं। चंद्र भाई ने बहन जो बात कही है, मेरे ख्याल से उनको हमको इग्नोर कर देना चाहिए। मैं कहता हूं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इससे बेहतर कोई नारा मुझे नजर नहीं आता। मैं इस नारे के लिए अपनी जान दे दूंगा। तो हम इनका जो डिस्कोर्स है उस पूरे डिस्कोर्स को चेंज कर दें। चंद्र भाई साहब ने जो बात कही है वो बिल्कुल अपनी पर्सनल लाइफ का एक वो उन्होंने अनुभव बतलाया है। और आज जो कुछ भी हुआ है, मेरी बहन ने बहुत अच्छी बात कही और अगर आपने उनकी बात को अगर मान लिया होता ना तो शायद सारा उन्होंने कहा जो कश्मीर है उसके मामले को अलग रखें। मान ली आपकी बात, क्योंकि कश्मीर एक बिल्कुल हमारे लिए एक बहुत ही स्पेशल केस है जिसको बहुत ही, जैसे कोई बच्चा ऐसा होता है ना जिसको कोई तकलीफ होती है तो हम बहुत प्यार से उसको हैंडल करते हैं, उसी तरह से पूरे कश्मीर मसले को। हालांकि हमारा कहीं भी ये मतलब नहीं है कि कोई अगर भारत के, हमारे हिंदुस्तान के, अगर हमारे तिरंगे के अगर कोई जरा सी भी उसकी बेइज्जती करता है हम अपनी जान दे देंगे। लेकिन हमको ये तो बता दिया जाए कि भाई वो जो दलित जो वहां मरा था आंध्र प्रदेश के अंदर, उसके लिए ईरानी को क्या हुआ? वो क्यों नहीं कि उसका अंदर एक्शन लिया? वो क्यों नहीं उसके ऊपर कोई बात कर रही?
अभी तक मजे के उसकी मां जो है चिल्ला रही है, उसको साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये शेड्यूल कास्ट नहीं है। शर्म नहीं आती उनको इस बात कहने की? मजे वो खुद उस बुनियाद के ऊपर उस बच्चे के साथ में जिस बेरहमी में से उनको मारा गया, मैं तो समझता हूं अरुणा ईरानी और वो तमाम अरुणा ईरानी, सॉरी क्या नाम है, स्मृति ईरानी और वो लोग जिन्होंने लेटर लिखा था, उनके ऊपर बाकायदा मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से उस बच्चे की डेथ हुई है। और देखिए जाहिर सी बात, हिना जी अभी हैं आपके साथ जी, उनसे मैं एक यह भी सवाल पूछना चाहता हूं कि वो बीजेपी की वहां बड़ी नेता हैं, क्या उनकी पार्टी को, उनके देश के, उनकी पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्व को यह अंदाज नहीं है कि पिछले 15 वर्षों से जम्मू कश्मीर के हालात को पटरी पर लाया गया है, वहां की जनता का उसमें बहुत बड़ा रोल है, यहां की सरकारों का रोल है। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मनमोहन सिंह की सरकारों ने जो अच्छे काम किए, और पाकिस्तान में भी, और जो पूरा जियो पॉलिटिक्स साउथ ईस्ट एशिया का चेंज हुआ है, वहां की पुलिस का एक रोल है जिसको पूरा बदनाम किया जा रहा है। जी, और इसका भी रोल है। साउथ ईस्ट एशिया की जियो पॉलिटिक्स चेंज हुई, जिसकी वजह से कश्मीर आज की तारीख में हमारे देश के एक बेहतरीन शांत प्रदेशों में है, बेहतर स्थितियां हैं। आतंकवाद पहले के मुकाबले बिल्कुल लगभग नगण्य सा है। ये जो पार्टी है, ये जो परिवार है, ये जो सरकार है, जिस तरह कश्मीर में खुराफात करने वालों को और ज्यादा शह दे रही है, जिस तरह चीजों को मिसहैंडल किया जा रहा है, क्या कश्मीर के हालात को बिगाड़ने में ये खेल नहीं रहे हैं? क्या ये आग नहीं लगा रहे हैं? बिल्कुल, ये उनसे, हिना जी से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। आपके लिए सवाल है सीधे उर्मिलेश जी का कि जो आपकी पार्टी कश्मीर में जिस तरह से पेश आ रही है और जिस तरह के कार्यक्रम संघ परिवार के लोग ले रहे हैं, उससे कश्मीर की स्थिति और खराब हो सकती है। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी को कश्मीर में आए हुए, सरकार संभाले हुए 1 ही साल हुआ था और फिर एक ब्रेक आ गया। उसी दौरान जो ये ब्रेक के बीच में एनआईटी का मसला हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी को अभी कश्मीर पे प्रभाव देने का अभी अवसर मिला नहीं है, जैसा वो कह रहे हैं। और कश्मीर के जो हालात हैं बिल्कुल अलग हैं, जैसे कि बाकी स्टेट्स की बात मैंने पहले भी की। यहाँ के जो मुद्दे हैं, यहाँ की जो सोच है, यहाँ के जो विचार है लोगों के, वो बिल्कुल अलग हैं बाकी क्षेत्रों से। बाकी क्षेत्रों से तो अलग है। यहाँ पे जो माहौल है वो कुछ अलग है। उस माहौल को आप पूरे हिंदुस्तान के साथ क्या कश्मीर के लोग अपने आप को, डिस्कशन करना क्या पड़ेगा। कश्मीर के लोग अपने आप को भारत का नागरिक नहीं समझते हैं? नहीं, मैं इनसे एक क्वेश्चन पूछूं सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने कहा, बिल्कुल सही कहा, मैं आपकी बात को अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन आप अपने बीजेपी के उन लोगों को क्या कहेंगे जिन्होंने बाकायदा धमकी दी है कि कश्मीरी बाकी जितने भी स्टूडेंट वहां पढ़ते हैं उनके साथ भी हम यही हशर करेंगे? आप उनके खिलाफ एक्शन लेंगी क्या? नहीं, बाहर हो रहा है। बाहर जो लड़के हैं, देखिए हिना जी, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, मेरठ से लेकर के राजस्थान के मेवाड़ तक और तमाम जगहों पर कश्मीरी लड़के जो पढ़ रहे हैं स्कॉलरशिप के साथ या अपने पैसे से, उन पर अटैक्स पहले भी होते थे, और उनको कभी बीफ बनाने के नाम पर, खिलाने के नाम पर, कभी क्रिकेट मैच में पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाने पर। तो ये जो खुराफात करने वाले लोग हैं, ये तो उसी पार्टी के लोग हैं, उसी परिवार के लोग हैं जिसकी चर्चा यहां हो रही है। हिना जी का जवाब एक बार। कश्मीर के बच्चे कश्मीर के जो बच्चे हैं वो आज से भारतीय जनता पार्टी चाहे स्टेट में या सेंटर में आने से बाहर पढ़ने नहीं जाते हैं। यहाँ 30 साल से जो हालात खराब हैं, तब से कश्मीर के बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं। और जो कश्मीर के बच्चे बाहर फेस कर रहे हैं, ये पहली बार जो हुआ है। जितना मुझे लगता है कश्मीर के बच्चे बाहर स्टेट्स में जाके फेस करते आए हैं, और इस बात को कभी फ्रंट में लाया नहीं गया है। हर साल किसी न किसी बच्चे की लाश हमारे कश्मीर में वापस आती है जो बाहर पढ़ने जाते हैं। और ये जो पहली बार है कि कश्मीर के बाहर के बच्चे जो कश्मीर में पढ़ते हैं, बिल्कुल इतनी शांति से पेश आते हैं, बिल्कुल एकदम घर के तौर तरीके से यहाँ पे पढ़ते हैं, रहते हैं। तो उसको आप इतना पॉलिटिकल इश्यू नहीं दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी इन्होंने जो कहा वो ये कि कश्मीर के बाहर कश्मीरी छात्रों पे जो हमले होते हैं उसमें संघ परिवार या बीजेपी और इस तरह के लोगों का ही हाथ है। सर, मध्य प्रदेश की हुकूमत से पूछिए ना, मां के बच्चों को क्या सरकार थी, उन्हीं की सरकार है ना, बीजेपी की। कश्मीर के बच्चों के साथ क्या हुआ और क्या एक्शन लिया? अभी हुआ है। आरोप ये है, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं जहां बीजेपी की सरकार है। ये अगर बात आप
बिल्कुल विचार से करें। जो कश्मीरी बच्चा बाहर पढ़ने जाता है उसको तो हिंदुस्तान में रहने के लायक भी नहीं कहा जाता है जब तक उसको भारत माता की या हिंदुस्तान में उसको एकदम कैसे इग्नोर करके यहाँ के बच्चे को, कश्मीर के बच्चे को बाकी हिंदुस्तान के स्टेट्स में इस एनआईटी की डिबेट में एक बात और, ये आज की बात नहीं है, ये आज की बात नहीं है, ये आज से 30 साल से है, 30 साल से होता आ रहा है। नहीं, ये बीफ के नाम पर अभी शुरू हुआ है, माफ कीजिएगा। ये नहीं, आप दूसरे स्टेट में जाए उसके साथ कैसा व्यवहार होता है। एक साल के भीतर कुछ स्थितियां बदली हैं। एक बात और इसमें जोड़ना चाहता हूं, चूंकि ये कश्मीर सेंट्रिक डिबेट हो गई है पूरी एनआईटी के सवाल पर। नहीं, ये जो पूरा मसला, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, एनआईटी में तो जो हुआ और जिस तरह से केंद्र की सरकार ने उसको हैंडल किया वो भी दिखाई देता है। लेकिन जो सभी पैनलिस्ट ने सवाल उठाया, रोहित वेमुला से लेके हैदराबाद यूनिवर्सिटी से लेके और उसके बाद जेएनयू तक बात आई, एफटीआई के छात्रों ने प्रदर्शन किया, वहां पर जो डायरेक्टर का सवाल था, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय, हर विश्वविद्यालय के अंदर जो कि आइडियोलॉजिकली जो लड़ाई लड़ रहा है या यहाँ के स्टूडेंट एक्टिविज्म कर रहे हैं, सब पर इस तरह से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। ऐसी क्या विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हो गई कि वो विश्वविद्यालय जहां पे एक इंटेलेक्चुअल डिबेट डिस्कशन होता है, जेएनयू उसका सबसे बड़ा सेंटर रहा है, उसको आप इस तरह से हमला करके उसकी आवाज को, देखिए मैं यहां पर सिर्फ एक जिक्र करना चाहूंगा, एक बात कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की सरकारों ने छात्र आंदोलनों को, छात्रों के विचारों को दबाने की कोशिश नहीं की। जो 1974 में हुआ था वो छात्र आंदोलन ही था, और गुजरात से लेकर बिहार तक जगह जगह उसको दबाया गया, और फिर उसके बाद इमरजेंसी आई। इसलिए मैं किसी को मैं केवल आपकी बात कटघरे से बाहर नहीं कर सकता। 74 का मूवमेंट हुआ अगर और एंटी कांग्रेस हुआ, तो फिर 1977 में कांग्रेस के हालात देश ने देखे। हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह के हालात संघ के और बीजेपी के खिलाफ भी होंगे। चलिए, ये आपकी ये कह रहे हैं। मैं फारूकी साहब, आपने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा सबसे बेहतर नारा है। मैं एक और नारे की तरफ याद दिलाता हूं। संत विनोबा भावे, आप लोगों ने नाम सुना होगा सिर्फ, उन्होंने सर्वोदय आंदोलन को चलाया था। आज हम कहते हैं, हम ग्लोबल विलेज की बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। उस समय 50s में शायद या 60s में उन्होंने नारा दिया था जय जगत, और उसके पहले से हमारे देश में कहा जाता है वसुधैव कौटुंबकम। कोई नहीं कह रहा है, एक तरफ से बीजेपी कहती है ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए, तो ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए तो फिर जय हिंद क्यों, भारत माता की ही जय क्यों, जय जगत क्यों नहीं? मैं बच्चों आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं हम जय जगत का नारा लगाना शुरू करें? उस पुराने नारे को जो एक गांधीवादी सर्वोदयी ने दिया था, क्या यह बेहतर नारा नहीं है? जी आप बोलें जोर से। यानी आप मानते हैं कि जय जगत बेहतर नारा है अगर हम ग्लोबलाइजेशन चाहते हैं? मैं फिर दोबारा अपनी बात की तरफ आऊंगा जी, कि मेरे ख्याल से डिस्कशन अच्छा हो रहा है, हमारे बच्चे बैठे हैं और इतने अच्छे काबिल लोग बैठे हुए हैं, मेरे अलावा बाकी सब बहुत काबिल लोग हैं। तो मैं ये महसूस करता हूं कि हमको डिस्कोर्स चेंज करना चाहिए, और आपके माध्यम से मैं ये कहना शुरू करूंगा कि सुबह को हम रोजाना उठकर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसके लिए तो मैं जान देने के लिए तैयार हूं। लेकिन जैसे हमारे स्वामी जी ने फरमाया था, जहां कहीं अगर किसी को हो सकता है, इन विचारों को जो भारत माता की जय के ऊपर बहुत वजीद हैं, हो सकता है शायद सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारे में शायद उनकी कोई कंसर्न नजर आती हो, हम उसको भी अप्रिशिएट करेंगे अगर वो नहीं करना चाहते। लेकिन मुझको मेरा हक जो है ना, मैं अपने मुल्क को पूरी दुनिया के अंदर सबसे बेहतर देखना चाहता हूं, और उसके लिए अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दूंगा। लेकिन शैलेश जी, सवाल यह है कि ये डिस्कोर्स चेंज कैसे होगा? देखिए, अभी छत्तीसगढ़ में एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट को इसलिए नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया कि वो वहां के सबसे न्यायप्रिय जजों में से एक थे, ऐसा रिपोर्ट अखबार में कहती है। इस पर कोई बहस नहीं है हमारे टेलीविजन चैनलों में या अखबारों में, कोई खास नहीं। लेकिन जो तवज्जो रामदेव जी को, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, उन्होंने मेडिकल क्षेत्र में बड़ा मेडिकल व्यवसाय में बहुत बड़ा काम किया है, ये सब ठीक है। लेकिन जब वो बयान देते हैं, ग्रोसरी में भी, हाँ, तो जब वो बयान इस तरह का देते हैं, वो बयान छा जाता है। लेकिन अगर कोई पढ़ा लिखा अमर्त्य सेन, अगर चंद्रभान प्रसाद अगर कोई बयान देते हैं, कोई बात कहते हैं, कांचा इलैया, तो वो उस पर बहस नहीं होती। देखिए, आज से कुछ ही साल पहले इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी, प्रणब मुखर्जी, अमर्त्य सेन, इस तरह के लोगों की बातों को महत्व दिया जाता था। आजकल जो बाबा लोग हैं,
जो मुझे कहने में माफ करेंगे वे लोग जो समाज में उपद्रव पैदा करने वाले लोग हैं बहुत सारे, उनकी बातों को महत्व दिया जा रहा है। अब अगर कोई एक आदमी कह दिया कि वो अमुक सेना का है, कोई हिंदू सेना है, कोई भगत सिंह सेना बना दी गई है, भगत सिंह के नाम पर सेना, माय गॉड, और वो काम करती है किसी प्रशांत भूषण को पीटने का। अब मेरा ये कहना है कि क्या भगत सिंह की विचारधारा को वो आदमी जानता है? जो क्रांतिकारी थे, जो समाजवादी थे, जो कहते थे कि हम वर्ग मुक्त समाज बनाना चाहते हैं, सी बात तो है। ये इश्यूज अगर समाज में नहीं है, अगर हमारे मीडिया में नहीं है, तो कौन दोषी है? आप कह रहे हैं कि सारे जहां से हिंदुस्तान को डिस्कोर्स बनाओ, ये कैसे बनेगा? यही तो प्रश्न है। ये प्रश्न है। और एक प्रश्न हमारे आम जनता की तरफ से, युवा जनता की तरफ से। सर, आपने अभी बोला कि जय जगत क्यों नहीं कहते हम जय हिंद की जगह, तो मेरे हिसाब से ये जो स्लोगन्स हम बोलते हैं इनका तब तक कोई महत्व नहीं होता जब तक हम उस चीज़ को दिल से ना माने। जैसे अगर किसी लड़के ने किसी लड़की का बलात्कार कर दिया और जब उसे पकड़ा गया तो चाहे वो जय हिंद बोले चाहे जय जगत बोले, अगर वो गलत है तो वो गलत है। उस क्या स्लोगन कह रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। हम इंडिया में हमेशा टॉपिक को घुमा देते हैं। हमारे लिए बात है बलात्कार किया है, बट वहाँ बात आ जाएगी कि नहीं उसने जय हिंद बोला है तो वो भारत को सपोर्ट करता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जैसा कि आज़ादी के समय पहले वो किस्से आपने पढ़े नहीं होंगे, सुने भी नहीं होंगे। आज़ादी के पहले बहुत सारे लोग जो चोरी और डकैती में बंद थे, बाद में उनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का पेंशन भी मिला। तो ऐसी स्थितियां भी समाज में आ जाती हैं कभी कभी। चंद्रभान जी, 2007 में झज्जर हरियाणा में एक जगह है, 4 दलितों को इस अफवाह की वजह से लोगों ने मार डाला कि वो गाय काटे थे। ये गाय और मनुष्य में बड़ा कौन है? अचानक जो गाय को मनुष्य से बड़ा समझते हैं वो वंदे मातरम का भी नारा लगाते हैं। इसको हमें समझना चाहिए कि क्यों इंसान से बड़ा जानवर हो गया। जाहिर सी बात है चंद्रभान जी, मुझे एक चीज और दिखाई देती है कि अपने यहाँ हर 5-6 महीनों पर 2-3-4 राज्यों में चुनाव आ जाता है, 8-10 महीनों पे तो जरूर आ जाता है। तो उसी के हिसाब से कभी गोहत्या का मुद्दा उठ जाता है, कभी उसके बाद गाय का मांस खाने का मुद्दा उठ जाता है, कभी ये देशभक्ति वाले मामले उठते हैं। अभी राम जन्मभूमि वाला मामला थोड़ा उसको विराम दिया गया है, पता नहीं कब उठ जाए। आपने बात बिल्कुल सही कही। आगे 15-20 दिन के बाद जो है ना मुल्क में बहुत शांति होगी, क्योंकि अब अगला इलेक्शन जो है 2016 का बाद में आएगा, 17 में आएगा। तो अब मेरे ख्याल से 1 साल तक शायद इस तरह के नारों की जरूरत नहीं पड़ेगी। इलेक्शन खत्म हो रहे हैं 4 स्टेट्स के, उसके बाद मेरे ख्याल से फिर किसी को जरूरत खत्म हो जाएगा। जी उधर से पूछ रहे जी। क्योंकि रादर दैन नारे लगाने से बेहतर हम देश की एक्चुअल प्रॉब्लम पे ध्यान दें। मतलब नारे लगाने से आई डोंट थिंक कुछ फर्क पड़ता है। मतलब देश की प्रॉब्लम जैसे एजुकेशन नहीं है, डेवलपमेंट, हम उस पर क्यों नहीं फोकस करते हैं? हम इस पे क्यों फोकस कर रहे हैं कि वो नारा नहीं लगाता तो वो देशद्रोही बन गया? आई डोंट थिंक ऐसा कोई फायदा होने वाला है। सही कहना है आपका कि नारों के बीच हम फंस गए हैं, और जो हमारा मूल काम है सरकारों का या राजनीतिक पार्टियों का, वो मूल काम से कहीं ना कहीं पीछे चले जा रहे हैं। लेकिन जी सूदी साहब, देखिए शैलेश जी, ये जो गवर्नमेंट का काम है, जो उन्होंने इलेक्शन जीता इतना भारी मैंडेट के साथ, उसके बाद इतने टॉल प्रोमिसेस जो किए हैं, वो प्रोमिसेस उन्हें भी मालूम है कि हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो वाइब्रेंट गुजरात में जो प्रोजेक्ट्स थे, जो वायदे किए गए, उसका 10% पूरा किया गया है। अगर हमारे कोई मंत्री ये कहते हैं कि मैं 2000 पोर्ट्स बना दूंगा, और जबकि 7500 किलोमीटर हमारे पास सिर्फ कोस्ट लाइन होगी और 200 पोर्ट अब हैं और 12 पोर्ट बड़े हैं, तो वो संभव नहीं है। 30 किलोमीटर की सड़क हम एक दिन में बना देंगे, वो हो नहीं पाती हैं। अब बड़े बड़े नारे देकर अट्रैक्ट कर लेते हैं जनता को अपनी तरफ, और ये दिखाते हैं कि हम हिंदुस्तान के हम ही रक्षक हैं और हम ही हिंदुस्तान को डिलीवर कर सकते हैं। जब आप डिलीवर नहीं कर पाते हैं तो फिर आप ऐसे मुद्दे ढूंढते हैं जहां नारा जय हिंद लगना चाहिए, नारा वंदे मातरम लगना चाहिए। अगर नहीं लगाओगे तो आप देशभक्त नहीं हो। अगर आप किसी स्वामी के पांव छुओगे नहीं तो आप देशद्रोही कहलाओगे। तो जाहिर सी बात है कि सूरी साहब, मैं इसको यूं कहना चाहूंगा कि पहले फिल्मों में जो लोग फिल्में बनाते हैं, डायरेक्ट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उनको कहा जाता था सपनों का सौदागर। और आजकल
राजनीति करने वाले लोग भी कहीं ना कहीं से सपनों के सौदागर बने हुए हैं। बिल्कुल। तो ये मुद्दा है। हिना जी, एक बच्ची ने आपसे पूछा है, मैं चाहूंगा कि आप जवाब दें कि ये जो नारेबाजी है वंदे मातरम और भारत माता की जय, इसको जरा छोड़ दें और रोजगार की बात करें, काम की बात करें, शिक्षा की बात करें, जो और देश की समस्याएं हैं उसकी बात करें। आपकी पार्टी क्या कहेगी इस पर? देखिए, ये हिंदुस्तान की जो जिम्मेदारी है, मेरे हिसाब से ये आपकी मेरी इसके विकास की बात आज की युवा की है, आप सब की है। जैसे मेरे ध्यान में ये सब भारत माता की जय जब बात डिस्कशन हो रहा था, अमेरिका आज से सबसे ज़्यादा डेवलप माना जाता है। मुझे नहीं लगता है कि वहाँ कोई अमेरिका की जय बोल के डेवलप हो रहा है। तो ये मुझे नहीं लगता कि सिर्फ पॉलिटिकल एक पार्टी की जिम्मेदारी है, देश को आगे बढ़ाने की एक सोच की जरूरत है। हिना जी, मैं आपको यही रोकूंगा क्योंकि हमारे पास समय की बहुत कमी है। इस महापंचायत में शामिल होने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके साथ साथ वीके सूरी साहब, कमाल फारूकी साहब, नदीम जावेद साहब, उर्मिलेश जी और चंद्रभान जी, आप सभी लोगों को इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों, सबसे ज्यादा धन्यवाद आपको, क्योंकि आप ही देश के भविष्य हो और आपने भविष्य के सवालों को आज ही सामने रखा है। तो इसलिए ये प्रोग्राम हम यहीं समाप्त करते हैं। और मैं आप सब लोगों से एक बार अनुरोध करता हूं कि इन सब नारों से निकलकर एक बार हम कहते हैं जय जगत। जय जगत। अगर वैश्वीकरण होना ही है तो एक बार जय जगत भी हो जाए। और इसके साथ ही इस प्रोग्राम को हम यहीं विराम देते हैं, लेकिन न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है।